सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नीट 2021 का पेपर हुआ है और नीट 2021 के पेपर में बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिली। मैं वो सब बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं पेपर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो नीट 2021 के पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना है, नीट 2021 का जो पेपर है उसमें मैं आज जूलॉजी का जो पोर्शन है वो जूलॉजी का पोर्शन मैं यहाँ सबसे पहले डिस्कस करूंगा। एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सीधे क्वेश्चन और पॉइंट्स को पकड़ेंगे जहां पर आंसर आते हैं, ठीक है। तो मैं आसान तरीके से कैसे आंसर निकालते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मैं उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिसमें टाइम को बचाते हुए हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। मतलब कौन सा ऐसा है जो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जो स्मूथ मसल्स में नहीं पाया जाता। तो पहला ऑप्शन दिया है स्मूथ मसल्स हैव नो स्ट्रैशंस, बात सही है। दे आर इनवॉलेंटरी मसल, ये भी बात सही है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स आर परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ये पाई जाती है कार्डियक मसल में और इसलिए ये आंसर गलत है। These muscles are parents in the wall, present in the wall of blood vessels। तो भाई ब्लड वेसल्स की वॉल में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। आंसर कौन सा, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है, इसलिए 3 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। जीईआरएल सिस्टम, बच्चों जीईआरएल सिस्टम एनसीईआरटी में सीधे लिखा हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। जीईआरएल सिस्टम जो है वो शुरू होता है एंड मतलब उसमें पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सेकंड ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, जीईआरएल सिस्टम। मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं बच्चों M5, ठीक है। तो अपने आंसर की, अपने आपके पास जो भी पेपर हो उसके अकॉर्डिंग अपनी आंसर की मैच कर लेना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसको भी बात करी तो इसको भी डिस्कस करेंगे। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंसुलिन के अकॉर्डिंग जो है हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन हम जब चूज करेंगे तो आएगा इसमें ऑप्शन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप मैच करिए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमें ए सी एंड डी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ए सी एंड डी। तो ए देख लेते हैं, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन, एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, आंसर की भी बनाई हुई, तो उसी को मैं देख रहा हूँ क्योंकि सारे आंसर मुझे याद नहीं है, तो सॉल्व करके ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, एकदम सही है। उसमें से सी पेप्टाइड को, चेन को रिमूव कर देते हैं। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। तो ये बात हो रही इंसुलिन की नहीं, यहाँ पे प्रो इंसुलिन होना चाहिए, इसलिए ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये बात सही है। द ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये भी बात सही है। तो ए सी एंड डी ऑप्शन 153 में आएगा। 154 की बात करें तो वेनरेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, वेनरेबल डिजीज वो है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में एक बात ध्यान से सुनना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में जो डिजीज है वो केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसफर हो रही, ये बात नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो मेल से फीमेल में भी ट्रांसफर हो रही हैं, और इसमें हम बात करेंगे कैन स्प्रेड थ्रू वेनरेबल डिजीज, venereal disease not venerable, venereal disease can spread through using sterile needle, नहीं भाई, ठीक है। इन्फेक्टेड नीडल अगर है तो उससे होगा। ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम ब्लड टू इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ ये हो सकता है, अगर एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को दें तो वो मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में हो सकता है। तो इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी फीमेल मदर है, और अगर फीटस है तो उसमें भी जा सकता है ये, और किसिंग की वजह से भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी मेरे हिसाब से 154 का सेकंड आंसर होना चाहिए। 154 का सेकंड है, ठीक है, एकदम सही बात। 155 पे आते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अभी हमने जब डिस्कस किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो उसमें इसको डिस्कस किया था। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है एल्वियोलाई में और वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो रहा है,
यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एल्वेलाई में जहां पर PO2 हाई मिलेगा, PCO2 कम मिलेगा, लेस H+ एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ध्यान में रखना 155 का। 156 की बात करें, फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। अगर आपको याद है, मैं एकदम ऐसे जो पॉइंट है ना, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, उन्हीं से आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फाइसेलिया हम पढ़ते हैं जब हम बताते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, लाइमुलस किंग क्रैब जो कि एक लिविंग फॉसिल है, पिंकटाडा वल्गैरिस पूरा नाम है, पिंकटाडा वल्गैरिस जिसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा अगर याद नहीं भी है तो भी आप आंसर निकाल सकते हो दो से ही। ठीक है, दो से या एक से अगर आपको पिंकटाडा जो कि पर्ल ऑयस्टर है, मोलस्का के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, तो डी का 1 आंसर आ जाएगा, और इसमें ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, 156 का 3 इज द करेक्ट। 157 की अगर हम बात करें तो बच्चों जेनेटिक्स एक्चुअली हमारे साथ जो है सुनील दांगी सर हैं, वो जेनेटिक्स लेते हैं, और इसका आंसर का पूरा क्रेडिट सुनील दांगी सर को जाता है। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, एक्चुअली हम लोग कंसल्ट भी करते हैं आपस में। जूलॉजी मैं लेता हूँ, सुनील दांगी सर बॉटनी लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ बॉटनी में पढ़ाया जाता है। और बॉटनी में मैंने जब उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने ये इस आंसर का क्रेडिट पूरी तरह से सुनील सर को जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया जो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने बताया, और इट इज एन जो सिकल सेल एनीमिया है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, और जब होमोजाइगस कंडीशन में होगी तभी ये एक्सप्रेस होगी। तो आंसर इसमें 25% आया। ठीक है, 25% याद रखना इसको। ठीक है, बाकी आप जब अपन क्लास में डिस्कस करेंगे तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो या सुनील सर से डिस्कस कर सकते हो। फिर बात करते हैं 158 की। तो 158 में मैच द कॉलम, मैच द कॉलम पे आते हैं। तो इसमें सीधे से कुछ क्वेश्चन आते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। ठीक है, तो बी का 1 हमें ऑप्शन एक ही मिल रहा है, फर्स्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, बी का 1 सीधे, बाकी कंफ्यूजन ही नहीं। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जब हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट लिवर और पैंक्रियाज के सिक्रीशंस लेकर आती है, डुओडेनम में ओपन होती है, और डुओडेनम में ओपन होती है तो वहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाया जाता है, जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के सिक्रीशन के रिलीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक स्फिंक्टर है जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो जंक्शन ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not an objective of biofortification. So biofortification की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में ये सीधे पॉइंट लिखे हुए हैं, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाता है, डिजीज रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाता। बायोफोर्टिफिकेशन का जो मोटिव है वो डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाना नहीं होता। तो इसमें सेकंड आंसर जो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाने वाला हार्मोन, जो आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, किडनी से सिक्रीट होता है। और किडनी में कहां से सिक्रीट होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजीए सेल से सिक्रीट होता है एरिथ्रोपोइटिन, याद रखना है, हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा हुआ है। 162 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन का पाया जाना, ये कैरेक्टर है बर्ड्स का, एव्स का। ठीक है, उनमें खोखली बोन्स पाई जाती हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, उनकी बोन्स में एयर पॉकेट्स ज्यादा होते हैं, एयर पाउचेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है और फ्लाइट में मसल्स फ्लाइट में हेल्प मिलती है। ठीक है, फ्लाइट में हेल्प मिलती है, उन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। इसमें ऑप्शन जा रहा है एक ही, नियोफ्रॉन। ठीक है, नियोफ्रॉन जिसे हम वल्चर कहते हैं, वही एक आंसर इसमें मिल रहा है 162 का 1। आते हैं 163 पे, M5 पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अंडरगो रेप्लिकेशन इन प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में रेप्लिकेशन होता है, याद रखना इसको। 163 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, प्रोफेज। डॉप्सन यूनिट जो है, 164 क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉप्सन यूनिट ये ओजोन की लेयर को, ठीक है, ओजोन की
जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है डॉप्सन यूनिट। ऑप्शन आएगा इसका थर्ड। 165 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली मस्केडे। ठीक है, मस्केडे फैमिली, ये भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मस्का डोमेस्टिका जो कि हाउस फ्लाई, ठीक है, उसी की फैमिली है मस्केडी फैमिली। फोर्थ ऑप्शन इसमें जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, 166 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनिमल किंगडम से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या पॉइंट बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलिमेंट्स। मेटाजेनेसिस क्या है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। किस में मिलता है, सीलेंट्रेट्स में मिलता है, जहां पर पॉलिप और मेडुसा फॉर्म में कन्वर्जन होता है, तो हेलिमेंथ में नहीं मिलता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात याद करते हैं, इकाइनोडर्मा ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, दोनों बातें करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ राउंड वॉर्म एस के हेलिमेंथीज यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर हेल्प्स इन डाइजेशन, नहीं है, ये गलत है, तो बी और सी अभी तक करेक्ट है, डी गलत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर, ये भी सही है, बी सी और ई आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिए हुए जो ऑप्शन है उसमें एलाइजा, ठीक है, एलाइजा ही मैच कर रहा है, अगर पीसीआर होता तो वो भी करेक्ट होता, बाकी एलाइजा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एलाइजा टेक्निक जो है वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। तो 167 का थर्ड, रिसेप्टर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, तो कॉन्टैक्ट, एनसीईआरटी में सीधे रिसेप्टर की बात नहीं कही है, एनसीईआरटी में कहा गया है कि जो स्पर्म है वो कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके साथ, वो आते हैं जोना पेलुसिडा के साथ, हाँ जोना पेलुसिडा के साथ वो कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 169 की बात करें तो क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू अ फैटिग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी हमारा ही इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज बनाता है जो हमारे ही मसल्स को वीक करती हैं और एक डिजीज कॉज करती हैं जिसे हम कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो मोटर रिसेप्टर्स होते हैं उनको डैमेज करती हैं, जिससे मसल्स में सिग्नल नहीं जाता और मसल्स डीजेनरेट होने लगती हैं, और ये माइस्थेनिया ग्रेविस कहा जाता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 169 का थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग is a very famous example of hormone releasing IUD LNG-20, वेरी फेमस आंसर। जब भी हमने पढ़ा था तो मैंने इसको बोला था कि ये याद रखना, LNG-20 बार बार पूछा जाता है और लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है। LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग IUD है। 171 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे हम सीधे से, सबसे पहले ट्यूबेक्टोमी उठा लो, ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो डी का 4 आ गया ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, मतलब ट्रिक मालूम होनी चाहिए भाई, 4 ऑप्शन सारे मैच थोड़ी करने हैं, हमें जो एक मैच कर रहा है वही ऑप्शन अगर मिल गया, आंसर आंख मूंद के लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 171 जो है ट्यूबेक्टोमी, डी का 4 रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, सेकंड ऑप्शन। 172 की बात करें तो यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या बोला जाए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात की गई है। तो मेटामेरिज्म किस में मिलता है भाई, एनेलिडा में, कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में, कॉम्प्लेट्स टीनोफोरा में, और नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेट्स में। तो इसमें डी का 1 ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 173 की बात है, अब देखो ये क्वेश्चन है जिसपे थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, 25 पैसे का दिमाग है ना, तो आंसर आ जाएगा, ध्यान से सुनना। और फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, 8 क्रोमोसोम उसमें है डिप्लॉयड कंडीशन में इन ईच सेल, हर एक सेल में। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम
एट G1 फेज इज 8, तो G1 फेज में 8 क्रोमोसोम उसमें है। ठीक है, ये याद रखना, यहां से कहानी की शुरुआत होती है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज, तो G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा। तो बोल रहा है S फेज के बाद यानी G2 फेज में क्या क्रोमोसोम नंबर मिलेगा। तो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, याद रखना, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, क्रोमोसोम का नंबर हमें वही मिलेगा जो G1 फेज में था। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। तो 8 क्रोमोसोम उसमें पहले थे G1 फेज में, 8 क्रोमोसोम हमें S फेज के बाद ही मिलेंगे। आंसर आएगा फर्स्ट, याद रखना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, पीसीआर मेथड की बात हो रही है। पीसीआर मेथड में जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। क्यों हाई टेम्परेचर की जरूरत क्यों होती? भाई डीएनए है उसका पीसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना, तो उनके दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा। अलग करना, डीनेचुरेशन, जब हीट करेंगे 70 से 90 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो डीनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना, आंसर थर्ड। 175 बड़ा फेमस क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन जब क्लास में अपन करते हैं तो ये मैं देता हूं क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा, जो लोगों ने क्लास अटेंड करी होगी उन लोग को ध्यान में होगा। बोल रहा है इफ एडेनिन मेक 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अगर एडेनिन 30% डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो जितना एडेनिन उतना थायमिन, तो 30 एडेनिन 30 थायमिन। अब जो बच गए उसको दो पार्ट में बांट दो, वो होगा साइटोसिन और गुआनिन। तो 30 30 60 हो गए और बचे 40%। तो 20% विल बी गुआनिन एंड 20% विल बी साइटोसिन। तो आंसर रहेगा थर्ड, T is equal to 30, G is equal to 20 and C is equal to 20. Which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen into fibrin? ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस पढ़ा था उसका लास्ट स्टेप याद रखो। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलेगा। तो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलेगा, आंसर आ गया फर्स्ट। सकस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है। 5 पैसे का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में आया है, याद है? हाँ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। अब ये बायोमोलिक्यूल्स का जो एक चार्ट दिया है ना, अलग अलग तरह के केमिकल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स जो सिक्रीट होते हैं, तो उसमें टॉक्सिन्स में एब्रिन और राइसिन दोनों का नाम दिया है। टॉक्सिन्स में एब्रिन और राइसिन दोनों का नाम दिया है। तो ड्रग्स में कहां से आएगा राइसिन भाई? तो आंसर आ गया 4, ड्रग्स राइसिन। Which stage of meiotic prophase show terminalization of chiasmata as its distinctive feature? तो भाई क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटीन में, उसके बाद chiasmata का फॉर्मेशन हमें मिलता है उसके बाद वाली स्टेज यानी डिप्लोटीन में, और उसका टर्मिनलाइजेशन होता है उसके बाद वाली स्टेज यानी डायकाइनेसिस में। तो कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार chiasmata तो डिप्लोटीन में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो भाई याद रखना है, एनसीईआरटी में केवल बोला है कि chiasmata बनता है, दिखाई नहीं देता। दिखाई कब देता है? जब टर्मिनलाइजेशन होता है, और वो होता है किसमें? डायकाइनेसिस में, क्योंकि ऑप्शन में डिप्लोटीन दिया भी नहीं है तो कंफ्यूज होने वाली बात दी ही नहीं है। ठीक है, तो डायकाइनेसिस इज द आंसर 3, 179 का 3। 180 की बात करें, अ पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप, हमने पढ़ा है AB ब्लड ग्रुप है जैसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? देखो सिंपल सी बात, जब हमने AB ब्लड ग्रुप, जब हम ABO ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें सीधी सी बात कहते हैं, जो एंटीजन वो ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो एंटीजन वो ब्लड ग्रुप। मेरा ब्लड ग्रुप AB है, AB पॉजिटिव, तो मेरे में एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है। तो अगर एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी? एंटी A एंड एंटी B इन प्लाज्मा। आंसर आ गया फोर्थ। ठीक है, आंसर आ गया फोर्थ, याद रखना। A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at specific position within the DNA. तो डीएनए में जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं,
GAATTC याद रखो, आगे से भी पीछे से भी बराबर, ठीक है, आगे से भी जो रीडिंग आगे से होती है वही रीडिंग पीछे से होती है, तो उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? इनकरेक्ट बोल रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट भी नहीं है, कोई एक ही इनकरेक्ट होगा, देखते हैं। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, गलत है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, यही आंसर करेक्ट है, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। 182 का फर्स्ट। 183, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए की जरूरत होती है, टीआरएनए की जरूरत होती है, राइबोसोमल आरएनए की जरूरत होती है, SI-RNA की जरूरत नहीं होती है। आंसर आ जाएगा 4। विच ऑफ द ओनली एंजाइम हैज कैपेबिलिटी ऑफ कैटलाइजिंग इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों स्टेप्स परफॉर्म करता है इन प्रोकैरियोट्स में। कौन करता है भाई? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो पहला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसकी जरूरत होती है पीसीआर में, ठीक है, किसमें जरूरत होती है? पीसीआर में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब करना होता है, डीएनए से डीएनए बनाना होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करना है, डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, सेकंड ऑप्शन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की बात हो रही है, एनसीईआरटी में बड़ा बढ़िया डायग्राम बना है, ठीक है, बहुत बढ़िया डायग्राम बना है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर PO2 बराबर 104, PCO2 बराबर 40, तो PO2 बराबर 104, PCO2 बराबर 40, ए ऑप्शन। 186 आ गए हम लोग सेक्शन बी पे, सेक्शन बी जूलॉजी की बात कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में कौन सा स्टेप नहीं है? काउ एडमिनिस्ट्रेड विथ हार्मोन लाइक FSH एक्टिविटी होना चाहिए, यहाँ पे LH दिया है और इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। FSH लाइक हार्मोन इंड्यूस किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है और इसलिए ये करेक्ट है, क्योंकि यही वो स्टेप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? तो रिलैक्सिन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? तो ये यूटेरस से सिक्रीट होता है, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन यूटेरस से सिक्रीट होता है। ज्यादा करेक्ट आंसर अगर इसमें प्लासेंटा होता तो वो ज्यादा करेक्ट होता, बट प्लासेंटा का फॉर्मेशन यूटेराइन टिश्यू और जो फीटल टिश्यू है दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, तो हम यूटेरस को आंसर मानते हैं, ठीक है। जो दिए हुए ऑप्शन है उसके हिसाब से 187 का डी मैं जाऊंगा यूटेरस के साथ। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब यहां पे ध्यान से सुनते हैं। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा फॉलोइंग इवेंट होता है? तो एज जोन डिसअपियर, हाँ भाई सही है। ए बैंड वाइडेंस, एनसीईआरटी में लिखा है ए बैंड इज रिटेन्ड, वाइडेंस नहीं रिटेन्ड लिखा है। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है। मायोसिन हाइड्रोलेज ATP releases the ADP and inorganic phosphate. Z line attaches to actin are pulled inward, ठीक है। तो इसमें A, C, D and E मैं ऑप्शन जाऊंगा, क्योंकि ए बैंड जो है वाइडेंस नहीं होता, रिटेन्ड होता है। बाकी तीनों जो चारों स्टेटमेंट है वो सही है, तो A, C, D और E यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो जो सेक्शन बी है उसमें ज्यादातर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स, तो लिपिड्स के बारे में क्या रेफरेंस है? लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, बात सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ए ग्लिसरॉल। पामिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, तो इसमें 60 पाए जाते हैं। अराकिडोनिक एसिड हैज
16 कार्बन एटम्स, तो इसमें 20 पाए जाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे करेक्ट है, सीधे सीधे इनकरेक्ट है। तो इसमें हम बात करें तो बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी, बी एंड सी जो ऑप्शन है उसके साथ हम जाएंगे, क्योंकि जो दिए हुए मुझे मोस्ट करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये सारे ही एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बट जो मोस्ट करेक्ट मुझे ऑप्शन दिख रहा है इग्नोर करने के बाद वो है बी और सी, ठीक है। तो आंसर जाएंगे हम किसके साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, तो हिस्टोन के बारे में कौन सा रॉन्ग है। हिस्टोन इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, तो जो हिस्टोन का कोर है वो 8 मॉलिक्यूल्स का बना है। पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक नहीं होता, स्लाइटली बेसिक होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हिस्टोन इज आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये बात करेक्ट है। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन इट साइड, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज डीएनए उसके साथ अटैच होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज होते हैं। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है वो बच्चों इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 191 की बात करें तो यहां पर जो लिस्ट दी हुई है उसके हिसाब से हमें मैच करना है, ठीक है। उसके हिसाब से मैच करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा क्या पॉइंट आते हैं। तो अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन हमें देखने को मिलता है डार्विन फ्रिंचेस में, अडेप्टेशन की वजह से उनमें जो चेंजेस आते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स में, जहां पर डिसिमिलर ओरिजिन वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। तो ए की अगर हम बात करें 4 और बी की बात करें हम थर्ड, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमारा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा एक आंसर निकल जाए। नेक्स्ट आते हैं 192 की बात करें तो जब हमने टिश्यू पढ़ा था और टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू बताया था, तो हमने 3 जंक्शन की बात करी थी और तीनों जंक्शन में तीनों के फंक्शन बताए थे। अब पूछ रहा है कि हेल्प, पहला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस, स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस, ये करेगा टाइट जंक्शन। एंड फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, तो आयंस का ट्रांसफर ये करेगा गैप जंक्शन। तो पहला टाइट जंक्शन और दूसरा गैप जंक्शन, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या आ जाएगा, सेकंड एकदम। 193 की बात करें, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम। अब अर्थवर्म तो हमारे भाई जो जनरल टैक्सोनॉमी है उसमें अर्थवर्म था एनिलिडा में, बट अर्थवर्म से इतना डीप में क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना है बच्चों, हम लोगों ने बोला है, हम लोग पढ़ते भी हैं, अर्थवर्म को सीरियसली लेके चलना, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम, यानी फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर जो एक आउटग्रोथ रहती है उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं, उसी के बारे में पूछा गया है। इट सर्व एज द कवरिंग ऑफ माउथ, तो करेक्ट है। इट हेल्प टू ओपन क्रैक इन द सॉइल विद इट्स क्रॉल, तो वो सॉइल में ड्वेलिंग में हेल्प करता है, करेक्ट है। इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट पेरिस्टोमियम होता है, ठीक है, नॉट प्रोस्टोमियम होता है। तो ए, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 194, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हम लोगों ने पढ़ी थी जेनेटिक डिजीजेज में, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स दोनों का मैचुरेशन इनहिबिट होता है इस एंजाइम की कमी से, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। 195 की बात करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। असर्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यानी मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हैं कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। अ कोडॉन AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड फिनाइलैनिन, भाई
कोई भी कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, दो के लिए नहीं करता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ट्रिपल ए एंड डबल ए एंड ए जी बोथ कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा 4, 195 का 4। ठीक है, आगे देखते हैं 196, क्वेश्चन नंबर 196। तो अ पर्सन गोज ऑन हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों पर जाएगा, ऑक्सीजन डेंसिटी कम होती जाएगी तो उसे डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, एल्टीट्यूड सिकनेस होगी, जिसे हम माउंटेन सिकनेस भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट पल्पिटेशन होगा। क्यों होता है? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, एकदम सही बात है। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये भी बात सही है। तो असर्शन का ये रीजन जो है वो करेक्ट है। तो बोथ ए एंड ट्रू आर, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन। 197 की बात करें तो इसमें कुछ रूल्स दिए हैं, जैसे कि हम एलेंस रूल की बात करें तो एलेंस रूल में क्या होता है, पोलर पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, अपेंडेजेस जो बॉडी से बाहर निकले होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसे एलेंस रूल, तो इसका एग्जांपल हमें पोलर सील में मिलता है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन यानी अपनी फिजियोलॉजी में चेंज लाना, कंगारू रैट जिसका एग्जांपल है वो अपने फूड से ही ऑक्सीडेशन से वाटर जो है वो ऑब्टेन कर सकता है, तो ए आंसर जाएगा इसका। बिहेवियरल एडाप्टेशन हम बात करें तो बिहेवियरल अडाप्टेशन जो है ये डेजर्ट लिजर्ड में मिलेगा, वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब समर्स में हीट ज़्यादा होती है तो जो डेजर्ट लिजर्ड है वो सैंड में अंदर डेप्थ में चली जाती हैं, और विंटर्स में जब टेम्परेचर कम होता है तो सन बास्किंग के लिए बाहर आती हैं, ये बिहेवियरल अडाप्टेशन है। और अगर हम बात करें 3 ऑप्शन में तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, बायोकेमिकल एडाप्टेशन मरीन फिशेज में डेप्थ में पाया जाता है। ठीक है, तो हमें 3 में ही हमारा आंसर आ जाएगा 197। 198 की बात करें, फाइलेरियासिस विचरेरिया ब्रैंकोफ्टी, आंसर आ गया पहले का थर्ड, यानी ए का 3 ऑप्शन सेकंड। 199 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। तो पार्चुरेशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन, बाकी तीनों रिलेटेड हैं, कोई पार्चुरेशन के समय तो कोई पार्चुरेशन के बाद, बट प्रोस्टाग्लैंडिन का जो रिलीज है वो पार्चुरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो 199 में सेकंड। 200 की बात करें तो स्कैपुला जो है ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, हमारे पेक्टोरल गर्डल में जो है पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, तो स्कैपुला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन ऑप्शन मतलब ए का फोर्थ। ठीक है, ए का फोर्थ। दूसरा बात करें तो क्रेनियम, तो क्रेनियम में पाया जाता है सूचर्स जो कि फाइब्रस जॉइंट होते हैं, तो बी का 3, ए का 4, बी का 3, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 याद रखना। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा जूलॉजी का सॉल्यूशन, तो इसका हम एनालिसिस, ठीक है, नेक्स्ट हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने केवल सॉल्यूशन डिस्कस करने का मेरा प्लान था, तो ये मैंने आपका जो भी सेट हो आप उस सेट के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो, आंसर अपनी मैच कर सकते हो। ठीक है, बट फाइनल आंसर की हम मानते हैं कि जो एनटीए फाइनल आंसर की देगा हम उसी को कंसिडर करेंगे, उसी में जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह उठते हैं हम उसी पे उठाएंगे। ठीक है, अगर उठेंगे तो, अदरवाइज एक सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया ये मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है किसी और का सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग हो, एनटीए का सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग हो, फिर उसमें बहुत सारे जो है कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं ना चाहते हुए भी।
तो अभी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए ना। मैं ये कहूँगा कि मेरे ही आंसर एनटीए देगा, दे दे तो अच्छी बात है। और ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन मिले एनटीए और मेरे आंसर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे जब एनटीए आंसर की रिलीज करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।